नमस्ते। मैं हूं सपना खंडेलवाल, को फाउंडर ऑफ देदीती फाउंडेशन। और आज हम फिर एक नया सेशन लेके आए हैं युद्ध कांड के ऊपर, वाल्मीकि रामायण। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टडी। जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, पर हम शुरू करने से पहले एक मंत्र कर लेते हैं। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू करते हैं। हम कह तो देते हैं कि ये इतिहास है हमारा, वाल्मीकि रामायण, है ना। पर हम आध्यात्म की जर्नी में भी चले जाते हैं इसको पढ़ते हुए। तो ये हमारा इतिहास भी है, भूगोल भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है। तो ये हमारे राष्ट्र की सनातन संस्कृति की परंपरा यही रही है। कोई भी मार्ग हम अपनाएं, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे इतिहास हो, they will all lead us in some manner into reaching our own highest potential. So we just need to constantly and consistently work on these principles and the journey will take us there, है ना। So it's a beautiful journey. तो आज हम जहाँ पे हैं, युद्ध कांड का पिछली बार हमने 36 चैप्टर तक करा था, सर्ग तक करा था। आज मैं 37 से ऑनवर्ड्स ले जा रही हूँ। और उससे पहले आपको सर्ग 35 में जो माल्यवान ने अपने देवते को, तो माल्यवान कौन? माल्यवान है रावण का नाना। और रावण के नाना ने रावण को जो शिक्षा दी थी। अब रावण के नाना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है रावण की ग्रूमिंग में, रावण की अपब्रिंगिंग में। रावण की मदर को रावण के नाना ने ही मोल्ड करा था और मोटिवेट करा था कि वो ऋषि विश्रवा के पास जाए और उनसे कहे कि मुझे पुत्र प्राप्त करना है। तो वहां से पॉइंट से लाके नाना ने ही फिर रावण को उकसाया, रावण को परवरिश दी। नाना काफी हद तक रावण के और बाकी उसके बहन भाइयों के परवरिश में इन्वॉल्व रहा है। अब जब लंका पे आधिपत्य हो गया था रावण का, तो माल्यवान लंका में ही रह के अपने दोहित्र के साथ, दौहित्र बोलते हैं देवते को, ग्रैंडसन को, नाती को, बेटी के बेटे को, उसके साथ रहे। पर माल्यवान हैज बीन ऑब्जर्विंग रावण अमंगस्ट ऑल हिज डीड्स। रावण के जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था, रावण जिस तरह क्रूअल हो रहा था, जिस तरह से वो विमेन को उठा ले जाता था, जिस तरीके से उसका बर्ताव था, पग पग पर उसको वार्निंग दी जाती थी। बहुत सारे लोगों ने बताया उसको, उसके मंत्रियों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा तुम ये काम मत करो, तुम सीता को दे दो। अब जब शत्रु हमारे द्वार पे खड़ा है, समुद्र को लांग कर आ चुका है, इस तरफ है यहाँ पे, अब तुम मान जाओ, संधि कर लो। रावण नहीं माना। रावण वॉज लाइक अ हीडलेस पर्सन, जो कुछ बात सुनना ही नहीं चाहता था। बस जो उसके मन में आया था, सीता को नहीं देना मतलब नहीं देना, मैं झुक जाऊं, मैं टूट जाऊं, मुझे कुछ भी हो जाए। एक पर्सन की जिद की वजह से पूरे राक्षस वंश का संहार। राम कहते हैं, आगे जाके आएगा, कि एक एक मनुष्य की, एक राक्षस की जिद की वजह से पूरे राक्षस जाति का मैं संहार देख पा रहा हूं। वो नहीं देख रहा, तभी नहीं मान रहा। इन एनी केस, रावण को माल्यवान शिक्षा दे रहे हैं। और माल्यवान क्या कहते हैं? देखो पुत्र, जो समय के अनुसार चलता है ना, उसको बदल लेना चाहिए। जब जरूरत हो, शत्रु तुम्हारा बहुत पावरफुल हो, उससे संधि कर लो। अगर तुम में इतनी शक्ति हो, इतना बल हो, तो तुम उससे लोहा लो, तुम उससे युद्ध करो। अगर तुम में नहीं है तो मत उससे तब मत उससे अड़ो। तुम दूसरों के कहने में मत आओ। जो आप आजकल हम यूक्रेन और रशिया को वॉर देख रहे हैं, है ना। यूक्रेन को नेटो ने, यूएस के सारे ये पूरे ग्रुप ने इतना चढ़ा दिया यूक्रेन को कि तुम जाओ और लड़ो, इन द सेंस। एंड वो हत्या लड़ गया। एक ह्यूज रशियन एम्पायर, रशिया से यूक्रेन का कोई अस्तित्व नहीं था, नहीं है।
परंतु दूसरों के कहने पर अपने में बल ना देख के, अपनी शक्ति का आंकलन नहीं करके, दूसरों के कहने पर अगर कोई किसी से दुश्मनी मोल लेता है, तो वो हम देख रहे हैं यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। तो माल्यवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने तो सुर और असुर दो बना दिए। सुर धर्म का कार्य करते थे, असुर अधर्म का कार्य करते हैं। तुम असुर हो और तुमने अधर्म को इस लेवल तक बढ़ा दिया है, इतनी पराकाष्ठा तक तुमने अधर्म को पहुंचा दिया है कि तुम्हारे ही अपने किए ये सब हो रहा है। तुमने पाप को कर करके, अधर्म को कर करके ये सारी, ये जो आ चुकी है पूरी वानर सेना। क्यों? क्योंकि तुमको वरदान तो मिल गया कि तुम्हें देवता, यक्ष, नाग, किन्नर नहीं मार सकते, परंतु मनुष्य, रीछ, वानर, इनका तो वरदान नहीं मिला ना। ये तो तुम्हें मार सकते हैं, ये इसीलिए आए हैं। तुमने अधर्म इतना बढ़ा दिया, तुम ऋषि मुनियों को इतना त्रस्त करते हो, उनके यज्ञ में तुम मांस डालते हो, रुधिर, रक्त वर्षा करते हो। तुम्हारे हर कृत्य की वजह से ये सेना आई हुई है। अब भी मैं बता रहा हूं, मान जाओ, संधि कर लो और सीता को वापस दे दो। रावण सुनता रहता है, घूरता रहता है अपने नाना को, एक शब्द नहीं बोलता। श्लोक आफ्टर श्लोक आफ्टर श्लोक, मंत्र आफ्टर मंत्र माल्यवान कह रहे हैं। माल्यवान साथ में ये भी कहते हैं, अब जैसे हमें टेलीपैथी हो जाती है ना, कभी हम फोन उठाते हैं तो हाँ हाँ, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड यू कॉल्ड, टेलीपैथी होती है ना। इंग्लिश का वर्ड है टेलीपैथी, तो हम कहते हैं हाँ ठीक होगा। पर अगर कोई कहे ना शकुन और अपशकुन, शकुन भी होता है, अपशकुन, तो हम कहते हैं हाउ हाउ ओल्ड फैशन, हाउ सुपरस्टिशियस। तो अपशकुन माल्यवान का नाना कहता है, माल्यवान कहता है मुझे बहुत अपशकुन हो रहे हैं। प्रचंड गर्ज बिजली कड़क रही है, घोड़े हाथी रोने लगे हैं, सारे हिंसक पशु पक्षी, गीदड़ गीध भयंकर तरीके से रो रहे हैं। जो सपने में डरावनी स्त्रियां और पुरुष आने लगे हैं, जो जो सामग्री होती है यज्ञ की, वो सब कुत्ते खा रहे हैं। जो कुत्ते, राक्षसी, मनुष्य, ये सब ऊपर देख देख के सूर्य को रो रहे हैं। पक्षियां जो घर में पेट्स रखते थे, वो आपस में ही लड़के और मर जा रही हैं। इस तरीके से इतना मैं अपशकुन देख रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पूरे लंका का नाश तुम्हारे समय। तुम मान जाओ। रावण नहीं मानता, रावण उन्हें घूरता रहता है, घूर घूर के अपमान करना शुरू कर देता है कि तुम तो मेरे नाना हो, तुम तो राक्षस जाति के हो, और तुम मेरे सामने मेरे शत्रु की बढ़ाइयां करे चले जा रहे हो। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो? और इस तरह से बोल बोल के रावण कहता है मैं टूट जाऊंगा पर मैं झुकूंगा नहीं, सीता को तो मैं कभी नहीं लौटाऊंगा, संधि बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर कहता है, माल्यवान समझ जाता है, माल्यवान वहां से चला जाता है। फिर रावण अपने सब सैनिकों को बुलाता है, और यहाँ पे जो विवरण दिया है, रावण अपने मंत्रियों को बुला के और कहता है कि अब हमें ये सब आ चुके हैं, अब हमें फॉर्मेशन कैसे करनी है, किस तरीके की फॉर्मेशन करें कि हम अपनी लंका को प्रोटेक्ट कर सकें। तो फॉर्मेशन के लिए वो कह रहा है नरराज राम और वानर राज सुग्रीव, और रावण कौन है? राक्षस राज। तो ये जो राम और लक्ष्मण, हनुमान, जाम्बवान, विभीषण, अंगद, शरभ, सुषेण, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल, नील, पनस, इन सब में आपस में विमर्श हो रहा है। राम के साइड में ये सब लोग बैठ के एनालाइज कर रहे हैं वॉर की स्ट्रैटेजी, हमें कैसे चलना है आगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो जब वाल्मीकि रामायण में पूरे पूरे विवरण के साथ, पूरे नामों के साथ वाल्मीकि जी बताते हैं, ऑथेंटिक आंखों देखा हाल, जो आजकल टेलीविजन में हमें इमेजेस दिखाते हैं ना, वो भी किसी एजेंडा के थ्रू होता है। यहाँ पे वाल्मीकि जी हमें खालिस बता रहे हैं दोनों पक्षों का, इस पक्ष में क्या हो रहा है, उस पक्ष में क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं ये देखो, वहां पे वो दिख रही है लंकापुरी, है ना। अब लंकापुरी हमें दिख रही है, और लंकापुरी से विभीषण जो है, विभीषण के मंत्री गुप्तचर बन के, स्पाइस बन के वहां पे चले जाते हैं, और क्या रूप धरते हैं? बर्ड्स बन के, पक्षियों का रूप धर के विभीषण के 4 मंत्री लंका के ऊपर से मंडरा के और सारा ब्यौरा लाके इन लोगों को बता देते हैं। और वो कहते हैं कि ईस्ट में, पूर्व में जो ह्यूज द्वार है, वहां पे रावण ने बोला है प्रहस्त खड़ा होगा। दक्षिण के द्वार पर महापार्श और महोदर नाम के 2 महाकाय राक्षस उसको गार्ड करेंगे। जो पश्चिम का द्वार है, वहां पे रावण का अपना पुत्र इंद्रजीत
जाएगा हजारों सहस्रों राक्षसों को लेके, और उसके पास वेपन्स जो होंगे वो होंगे पट्टिश, खड़ग, धनुष, शूल, बहुत सारे तरीके के वेपन्स डिस्क्राइब किए गए हैं। उत्तर में रावण खुद स्वयं खड़ा होगा सहस्रों राक्षसों के साथ, और जो बीचों बीच में जो पूरी लंका का एरिया है वहां पे विरूपाक्ष नाम का राक्षस 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ राक्षसों को लेके वो सेंट्रल एरिया को गार्ड करेगा। और उधर ये कौन बता रहा है? ये विभीषण के गुप्तचर बता रहे हैं राम को और विभीषण को कि ऐसे ऐसे होगा। तो तुरंत राम, विभीषण और सुग्रीव स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और वो लोग कहते हैं, राम कहते हैं, जो ईस्ट में प्रहस्त खड़ा होगा उसके लिए मैंने नील को अपॉइंट करा, दक्षिण में जो महापार्श और महोदर है उसके लिए मैं अंगद को अपॉइंट कर रहा हूं। अंगद में वो टैलेंट है, वो कैपेबिलिटी है। जो पश्चिम में इंद्रजीत खड़ा है वहां पे हनुमान से बढ़ के कोई योद्धा नहीं है, हनुमान वहां पे अटैक करेगा। और जो रावण है ना, जहां पे रावण खड़ा है ना, मैं स्वयं जाऊंगा लक्ष्मण के साथ। तो इस तरीके से युद्ध की स्ट्रैटेजी, उनके स्पाइस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे युद्ध की स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब विभीषण राम को बताते हैं कि देखिए, मैं आपका मोराल डाउन नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब रावण ने इंद्र के साथ युद्ध लड़ा था 60 लाख राक्षसों को लेके वो गया था। और विभीषण ने कहा, मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ रहा, मैं आपको डरा भी नहीं रहा, मैं आपकी शक्ति भी कम नहीं कर रहा, परंतु मैं आपको बिल्कुल ट्रू वहां का सिचुएशन बता रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि रावण के साथ हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें व्यूह बनाने पड़ेंगे, तो व्यूह रचना करनी पड़ेगी। महाभारत में अगर हम बाद में करेंगे तो हम देखेंगे अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं, कौन सी फॉर्मेशन से एनिमी को टैकल किया जाता है। एनिमी की फॉर्मेशन स्टडी करके ये वाला साइड अपनी फॉर्मेशन बनाता है कि किस तरीके से हम बेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बेस्ट अटैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं राम कि हमारी पूरी सेना में सिर्फ 7 मनुष्य होंगे, क्योंकि ये जो वानर है ना, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था वानरों को रूप बदलने का, दे कैन ट्रांसफॉर्म, दे हैव अ कैपेबिलिटी कि अपने रूप को चेंज कर सकते हैं, अपने फॉर्म को बदल सकते हैं। पर राम ने कहा नहीं, ये पूरी सेना हमारी वानर सेना कहलाएगी, ये हमारा ट्रेडमार्क है और ये ट्रेडमार्क रहेगा। ओनली 7 मनुष्य होंगे इसमें। कौन कौन? 7 मनुष्य में राम, लक्ष्मण, विभीषण और विभीषण के 4 मंत्री। तो दैट्स द ओनली 7 पीपल हु विल बी इन द ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य, बाकी सारे राक्षस, बाकी सारे वानर सेना। और ये कह के एक वो बहुत बड़ा पर्वत है, होता है वहां पे सुवेल पर्वत, उस पर चढ़ जाते हैं। अब सुवेल पर्वत पे ये लोग चढ़ गए, आप जस्ट विजुअलाइज करो कि सुवेल पर्वत, ह्यूज पर्वत, चढ़ गए और वहां से उनको लंका दिख रही है नीचे यहाँ पे। अब सुवेल पर्वत का वाल्मीकि जी ने डिस्क्रिप्शन दिया है, इतने योजन उसका ऊपर का जो शिखर है वहां पे होता है, वहां पे सबके सब चढ़ गए, सारे के सारे वानर। और वहां से सुग्रीव को दिख रहा है नीचे लंका, लंका में रावण, और रावण का पैलेस दिख रहा है, किस तरीके से वो थ्रोन पे बैठा है, पूरे सोने की लंका, पूरे परकोटे सोने के, चांदी के बने हुए बड़े बड़े महल, बड़े बड़े उसमें अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद कहते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करा है, अगर आप लोगों को दिखाती हूँ तो एक सेकेंड। ये देखिए, तो इफ यू कैन सी, 1 सेकेंड ना, okay, you all can see now, you can see the screen, okay. So see, if you can imagine, Lanka is a completely city covered with gold. हर कुछ सोने का, हर कुछ चांदी का, हर रत्न जड़े हुए। तो वो वाल्मीकि जी ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो इनके महलों को, जो होते हैं राजभवनों को, महलों को प्रासाद बोलते हैं। और प्रासाद बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे ये चतुरायत है, वृत्त है, ये अलग अलग इनके नेम्स हैं, अलग अलग इनकी फॉर्मेशन के हिसाब से, अलग अलग इनके शेप्स के हिसाब से अलग अलग नेम्स इनके दिए हुए हैं। तो
जो ये जो है इनको कहते हैं विमान, जो इतना ये 7 स्टोरीज का है। तो हमारे साउथ इंडिया में हम ऐसे ही टेम्पल्स देखते हैं जो अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं, अलग अलग साइड। तो लंका में अगर हम विजुअलाइज कर सकें तो एंटायर लंका जो इनको ऊपर से दिख रही है, ये लोग सुवेल पर्वत के ऊपर खड़े हैं, नीचे लंका है, लंका में इनको इस तरीके का दृश्य दिख रहा है, अलग अलग तरीके का। ऐसे बड़े बड़े इनको महल दिख रहे हैं, कंप्लीटली कार्व्ड विद गोल्ड, कंप्लीटली विद ब्यूटीफुल कार्विंग्स, और इस तरीके से लंबे चौड़े ऊंचे, और इन्हीं को प्रासाद बोलते हैं। और इस तरीके से कार्विंग अगर हम विजुअलाइज कर सकें कि जो इन लोगों को दृश्य दिख रहा है, दिस इज अ ह्यूज 16 फ्लोर्स, इस तरीके का। ये एक सेकेंड में अपना लेजर पॉइंटर ऑन कर लूं, तो ये इस तरीके के अगर हमको दिखे, ऐसे कार्व्ड किए हुए, कंप्लीटली कवर्ड विद गोल्ड, इतना सुंदर लंका, नीटली लेड आउट स्ट्रीट्स। ये तो मैंने इमेजेस गूगल से ही ली है, ये बृहदीश्वर टेम्पल की है। तो ये इस तरीके से जो उनको पूरी लंका में दिखते चले जा रहे हैं। अब लंका में जो दिख रहा है वो प्रासाद दिख रहे हैं इनको, और वहां से दिख रहा है सुग्रीव को कि रावण बैठा हुआ है अपने अपने थ्रोन के बीच में। अब रावण बैठा है और दो बहुत सारी सुंदर स्त्रियां चंवर डुला रही हैं, सफेद चंवर। और उसके बाद रावण क्या करता है, एक सेकेंड, इसको मैं डिस्क्रिप्शन आ रहा है। और उसके बाद जो उनको दिख रहा है, ब्यूटिफुली लेड आउट स्ट्रीट्स, बड़े बड़े राजपथ, इतने सुंदर वन, उपवन, उद्यान, जगह जगह फाउंटेन्स लगे हुए हैं, जगह जगह पॉन्ड्स बनी हुई हैं, पूरा भरा हुआ है राक्षसों से। असंख्य राक्षस पूरे उस लंका के अंदर है। और उतना सुंदर, इतनी अच्छी ये नगरी थी, एक्सट्रीमली सिक्योर, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, देवता भी अटैक नहीं कर सकते थे उसको। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, वन उपवन, चौरस, शांत, सुंदर, विशाल, विस्तृत। और पेड़ कौन से वाल्मीकि जी बताते हैं, चंपा के, अशोक, बकुल, शाल, ताल, तमाल, लंकापुरी, अर्जुन, कदम्ब, चितवन, तिलक, कनेर, पाटल, हरी हरी घास, अत्यंत सुंदर। तो इस तरीके से लंका का उन्होंने विवरण बताया है। और तब उतने में ही क्या करते हैं कि वो वानर, जो बाकी के सारे वानर होते हैं, वो छलांग लगा के उन वनों में घुस जाते हैं। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। जैसे हनुमान जी पहले गए थे छलांग लगा के, फिर अशोक वाटिका पहुंच गए, उन्होंने पूरी उजाड़ दी। इसी तरीके से तो ये जो बहुत सारे वानर होते हैं, सुग्रीव और राम और विभीषण सब ऊपर ही खड़े हैं, और वानर छलांग लगा के और यहाँ पे पहुंच जाते हैं लंका के अंदर, और वही उपद्रव मचाने लग जाते हैं। उनको देख के वहां के जो जीव जंतु है डर के भाग जाते हैं, सारे पक्षी उड़ जाते हैं, जितने भी वहां पे मृग हैं, शेर हैं, डियर है, वो सब भी भाग जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। त्रिकुट पर्वत का उन्होंने बताया है। फिर वहां से इनको दिख रहा है, ये लोग अपने सबको कहते हैं तुम ऐसे मत उजाड़ो, और जब ये गरजते हैं सारे वानर, सब लोग घबरा जाते हैं। अब त्रिकुट पर्वत से उनको क्या दिख रहा है, उनको दिख रहा है रावण। और रावण का रूप यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि रावण किस तरीके का दिखता है। रावण कि एक्चुअल अभी अभी तक वाल्मीकि रामायण में राम का विवरण हमें जगह जगह मिला है, उनकी लुक्स, उनकी एट्रीब्यूट्स, हमें रावण का डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। अब रावण का डिस्क्रिप्शन क्या है जो वाल्मीकि जी बताते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, एक सेकेंड मैं खोल दूं जरा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि रावण बैठा है, सोने का महल है, सिंहासन पर विराजमान है, उसका शरीर पर रक्त कलर का चंदन, मतलब पूरा का पूरा शरीर एब्सोल्युटली काला, भुजंग काला, और लाल चंदन, उसका पूरा लेप उसके शरीर पे लगा हुआ है। लाल ही रंग के वो आभूषण पहनता है, वो मेघ के समान काला है। उसके वस्त्र पर सोने का काम, जो हम कहते हैं ना जरदोजी, बाहर से आई है, जरदोजी के आर्ट्स हमारे ही कंट्री के हैं, हमारे ही राष्ट्र के हैं। तो वस्त्र पर सोने के तार से पूरा काम हुआ है। उसके वक्षस्थल पर आघात है, इंद्र से जब उसने युद्ध लड़ा था तो ऐरावत जो इंद्र का वाहन है, उसके यहाँ पे दांतों के निशान हैं रावण के। उसके जो वस्त्र हैं खरगोश के रक्त के समान लाल हैं। और उसको देख के सुग्रीव ऊपर खड़ा है, रावण नीचे है। रावण की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखती, सुग्रीव एकदम आवेश में आ जाता है, एकदम क्रोध में आ जाता है, और सुग्रीव आव देखता है ना ताव, ये बड़ी छलांग लगाता है नीचे और लैंड करता है रावण के बिल्कुल सामने।
और जब रावण के सामने लैंड करता है तो रावण को कुछ पल तक देखता रहता है, घूरता रहता है, देखता रहता है। रावण उसे देखता है, वो रावण को देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और सुग्रीव फिर कहता है कि मैं हूं सुग्रीव, मैं भगवान राम का सखा भी हूं और मैं उनका दास भी हूं। आज तो बेटा तू नहीं बचेगा मुझसे, मेरे हाथों से अपने हाथों से मैं तुझे मार डालूंगा। और ये कह के सुग्रीव रावण के सारे मुकुट गिरा देता है। अब रावण के मुकुट गिरा देता है। अब हो जाती है भाई रावण और सुग्रीव के बीच में हाथापाई, मुक्का, लातों से, हर कुछ वेपन से, जो मल्ल युद्ध जिसे कहते हैं, जिसमें वेपन नहीं होता एक्सेप्ट आपकी अपनी ह्यूमन बॉडी और इनकी ये वानर का अपनी बॉडी के साथ। तो उस मल्ल युद्ध में जो वाल्मीकि जी ने डिस्क्रिप्शन दिया है, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, आपस में गुथ गए हैं दोनों, शरीर पसीने से तर हो गया है, घूंसे, थप्पड़, कोहनी और पंजों से मार रहे हैं, एक दूसरे के शरीर को दबाकर और लौट रहे हैं। और वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जो महल है रावण का और उसके बीच में जो खाई है, उसमें दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हुए, दोनों उसमें लौट जाते हैं, दोनों के शरीर चिपक जाते हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों दोनों समान रूप से बलशाली हैं दोनों की। तो वाल्मीकि जी जो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, आई वुड लाइक टू रीड आउट, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दोनों चलते, दाएं बाएं घूम जाते, कभी कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देता, कभी रावण बदले में स्वयं ही दांव पेच का प्रयोग कर लेता, कभी सुग्रीव खड़ा रहता तो कभी रावण उसके चारों ओर दौड़ लगाता, और कभी रावण दौड़ लगाता तो सुग्रीव उसके चारों ओर दौड़ता, कभी पीछे जाता, कभी आगे जाता, कभी एक पैर पे खड़ा होता, कभी दो पैर पे खड़ा होता, कभी शरीर को सिकोड़ लेता, कभी शरीर को बड़ा कर देता, और कभी अपने दांतों से, कभी प्रतिद्वंदी के पैर से प्रहार करता, कभी उसकी टांग खींच लेता, और पकड़ने के लिए कभी अपनी बाह फैला देता, और कभी विरोधी को पकड़ के अपनी बाह को पीछे खींच लेता। इस प्रकार मल्ल युद्ध में प्रवीण दोनों, जिस तरीके से वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब करा, यू एक्चुअली फील यू आर देयर एंड यू आर विटनेसिंग ये जो मल्ल युद्ध हो रहा है रावण और सुग्रीव के बीच में। अब अचानक क्या देखता है सुग्रीव? अचानक देखता है कि रावण का एटीट्यूड चेंज हो गया। सुग्रीव सेंस कर लेता है कि रावण अब मायावी युद्ध करने वाला है, और सुग्रीव को जैसे ही वो सेंस हो जाता है, सुग्रीव अपने आप को एकदम से बचा के और छलांग लगाता हुआ और वापस आ जाता है राम के पास। और राम के पास जब आता है तो बहुत बहुत खुशी से उसे वेलकम किया जाता है, श्री राम उसे वेलकम करते हैं। और वो सुग्रीव बताता है कि मैं रावण को थका के, डरा के, उसे भयभीत करके उसे इतना मैंने थका दिया, अब वो बहुत कम कर पाएगा, और मैं आ गया हूं और मेरे मन की पूरी हो गई, और आज मैंने रावण से युद्ध कर लिया। तो ये जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है वाल्मीकि जी ने, ये अभी युद्ध एक्चुअल हुआ नहीं है, उससे पहले की डेवलपमेंट्स हैं। एक्चुअल वॉर अभी बिगिन करेगा। पर जैसे हनुमान गए थे लंका में और हनुमान ने करा था और पूरे राक्षसों में दहशत मचा दी थी, ऐसे ही सुग्रीव के ये कृत्य ने दहशत मचा दी रावण के अपने हृदय में। एंड रावण इज रियलाइजिंग कि जो वो करने चला है इट इज वेरी डिफिकल्ट। रावण नोस कि उसका जीतना बहुत मुश्किल है, पर रावण इतना अहंकारी है, इतना अभिमानी कि वो कुछ छोड़ता नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं। चीज पूछनी थी भाभी, हाँ सपना जी, जी। सुग्रीव के मन में था क्या कि मुझे रावण से युद्ध करना है, उसको कोई लेसन, या इट वाज आउट ऑफ एकदम से? नहीं, I'll tell you why. Because it's a good question. One second, huh? Let me tell you. So basically, it was a spontaneous action also. But क्योंकि सुग्रीव राम का सखा है और जानता है कि रावण कितना बड़ा अधर्मी है, ये हमारे कोई भी वॉर्स अगर फाइट हुए हैं ना इस देश में, उस समय से अब तक, उस समय तक
धर्म के लिए लड़े गए हैं, कोई भगवान के लिए नहीं लड़े गए कि कृष्ण ने कहा जाके लड़ो या राम ने कहा जाके लड़ो, नहीं। तो एस्टैब्लिश धर्म, तो अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़े गए हैं। अब सुग्रीव जानता है कि रावण इतना बड़ा अधर्मी है और रावण को बार बार मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अंगद ने तो कहा था, इन लोगों ने पीस के लिए भी इन्होंने हर तरह से प्रयत्न करा था कि युद्ध ना हो, सीता को लौटा दिया जाए, रावण नहीं माना। तो जब सुग्रीव को ऊपर पर्वत से दिखा नीचे रावण साक्षात दिख गया, और वो उसे, तो उसके माइंड में जो आया वो छलांग लगा के आया कि मैं रावण को परास्त करके, हरा के, थका के, मनोबल तोड़ने के लिए। सो ऑल दीज आर टेक्निक्स कि आप एक्चुअल वॉर से पहले उसका मनोबल तोड़ दो और शत्रु का। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, जो जितनी मेरी समझ है ना। तो अब हम पहुंचे हैं 39 सर्ग के ऊपर। तो अब आते हैं, एक सेकेंड, अब वाल्मीकि जी यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अब ये जो हमारा देश है और यहाँ की राष्ट्र की जो हमारी जो ग्रंथ हैं, हम लोग ऐसे ही लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड या विश्व गुरु नहीं कहलाए, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज के लिए ग्रंथ हैं। अब ये पूरे युद्ध के ऊपर, युद्धों की नीति के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ हैं। अब मल्ल युद्ध जो है, मल्ल युद्ध ही 6 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। ये सिर्फ नाम बता देती हूँ, मुझे भी इसका मीनिंग नहीं पता। वैष्णव, संपाद, वैशाख, मंडल, मंडल, प्रत्यालीढ़, अनालीढ़, इस तरीके के कई सारे वो हैं मल्ल युद्ध के तरीके। और उसमें एक पैर से आगे जाना है तो चारी मंडल बोलते हैं कि पहले एक पैर से कहीं अपना बॉडी का वेट आगे करा, अपने हैंड से अपने प्रतिद्वंदी को वो करा, फिर दूसरे पैर से उसका एनसर्कल करा। तो ऐसे करके 4 इन्होंने बताए हैं मंडल होते हैं, चारी मंडल, करण मंडल, खंड मंडल और मध्य मंडल। अब हमारी एजुकेशन हमें इतना दूर ले गई है इन सब से कि हमें इन सब के बारे में पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या है। इन एनी केस, जो नहीं पता तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। तो अब मैं आ रही हूँ आपको ले जाके देंगे, एक सेकेंड। अब हम चलेंगे वहां पे, अच्छा, ओके, लेट मी टेक यू बैक टू माय स्लाइड। तो स्लाइड में जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि प्रासाद अभी तक हमने देखे, क्योंकि प्रासाद बोलते हैं महलों को, और विमान क्या होता है। अब विमान जो हमें समझ में आता है, विमान को तो हम एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट समझते हैं, इन द सेंस कि हम बैठते हैं और हमें एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर विमानों को बहुत अलग अलग तरीके की संज्ञाएं दी गई हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो जो बहुत बड़े बड़े महल होते हैं उन्हें भी विमान की कहा जाता है। तो जो 7 स्टोरीज के जो महल होते हैं उन्हें विमान कहते हैं। और जो जिनमें एक जैसे ये है, ये हम हमारे मंदिरों को देखते हैं, तो हमारे मंदिरों में ये आशिमा सेशन में है, आशिमा मैंने कोर्स करा था। तो ये द्राविड़ा स्टाइल में है, द्रविड़ की स्टाइल में ये बना हुआ है। हर हर फ्लो अलग अलग लेवल्स के हैं और इसकी इस तरीके से जाती है, तो इसको द्रविड़ बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेट इनका जाता है इसको नागरा बोलते हैं, और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वेसरा बोलते हैं। तो वाल्मीकि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि लंका जो थी वो इतनी ज्यादा भव्य और इतनी सुंदर थी कि इस तरीके के हजारों स्तंभों वाले, पिलर्स वाले बड़े बड़े चैत्य, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े उसके आंगन, उत्कृष्ट शिल्पकला, उत्कृष्ट ढंग से बना हुआ ये सारा था। और जैसे ये तो अभी के मंदिर के हैं, पर जैसे 1000 पिलर्स अगर हम विजुअलाइज करें, और ये यहाँ पे ये सारा ये, तो इस तरीके से बड़े बड़े आंगन, बड़े बड़े महल ये लंका में है। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि कैलाश पर्वत के जितने ऊंचे प्रासाद, जितने ऊंचे विमान, जितने ऊंचे महल। तो मैंने सिर्फ ये थोड़ी सी स्लाइड्स बनाई है ये दिखाने के लिए कि ये बहुत पॉसिबल है कि जो वाल्मीकि जी डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हमें आज भी दिख जाता है कि ये बहुत पॉसिबल है कि लंका इस तरीके की रही होगी, उतनी भव्य। और लंका में बैठ के जो शासन कर रहा है वो इतना क्रूअल है और इतना अपनी ही प्रजा के खिलाफ है कि वो सिर्फ अपना सोचता है, और पूरी की पूरी सेना आई हुई है अटैक करने के लिए, और फिर भी उसे किसी चीज से डर नहीं लग रहा। तो वो इतना रेकलेस है, इतना जबरदस्त रेकलेस हो चुका है। एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैंने जो लिखा था। ओके, सुवर्णा दी,
आई एम डन फॉर द सेशन, मतलब जितना मुझे पॉइंट्स कवर करने थे आज मैं कवर कर चुकी हूँ. हाँ, so Okay. let's we can have an open discussion today, and if Ashima wants to say something. आशिमा की And तबीयत ठीक नहीं शायद वो. अच्छा, नो वरीज, नो वरीज. आशिमा आप कुछ बोलना चाह रहे हो? Okay, never mind. So there was हाँ जी, another point I wanted to हाँ make. जी, हाँ हाँ. जी, कुछ कहना चाह रहे हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी बेटर है, आज तो मैं बाहर आ गई. अच्छा. हाँ हाँ. हाँ हाँ. अच्छा, तो तो let me give me 5 more minutes. I wanted to say something about the Women's Day, है ना? So आज the so called Women's Day है, हाँ. तो so called Women's Day इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में तो महिलाएं पूज्य हैं, देवियां हैं, और हर दिन हमारे घरों में हमारी माएँ और हमारी बहनें भाभियां इतनी स्ट्रांग हैं कि जहां पे एक बार महिला बोल देती है तो कोई पुरुष कुछ कर नहीं पाता. सो वी ऑलवेज सीन वेरी स्ट्रांग वुमेन इन आवर लैंड, है ना? हर तरीके के लोग हैं, पर अब ज्यादातर हमारी, अगर हम बहुत लोअर तबके में भी देखते हैं तो इतनी स्ट्रांग विमेन होती हैं जो वेजिटेबल सेलर्स होती हैं या जो फ्रूट्स वगैरह, या फिर अगर उन्होंने कह दिया तो मजा है, उनका परिवार में कोई भी, उनका पति तो बिल्कुल ही नहीं कह सकता, बेटे बहू भी नहीं कुछ कह सकते. तो हमने यही देखा है, हमने हमें हाँ, परंतु हमें जब बताया जाता है, वेस्ट अपने निगाह से जब देखता है, वेस्ट अपने एंगल से अपना एजेंडा लगाने के लिए जो भी करता है, हमें कहता है कि यू आर नॉट अ नेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन. पर हमारा अपना एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, फिर भी हम इन लोगों को बात मान लेते हैं और हम अपने कल्चर को एक्सप्लोर नहीं करते. जब हम अपने कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, जितनी देवियां हमारे इस संस्कृति में है उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं है. हम कुंवारी कन्या की भी पूजा करते हैं, हम जो एक माँ होती है उसकी भी पूजा करते हैं, जो हमारी बहन, हमारी भाभियां, और हमें छुटपन से हमारे लड़कों को घुट्टी पिलाई जाती है अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपनी जो भी विमेन उसकी लाइफ में बड़ी या छोटी आएंगी, उसे बहुत इज्जत की निगाहों से देखना है. हम तो घुट्टी पिलाते ही हैं, हमारे घरों में भी नहीं. और हमारी लड़कियां इसका कई बार फायदा भी उठाती है, झूठ मूठी, मम्मा भैया तंग कर रहा है, मम्मा भैया ने मुझे मार दिया, मम्मा वो भी करते हैं, है ना? तो इस बारे में वंदना दी, आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? आप अनम्यूट करिए. हाँ, बिल्कुल सही बोला. हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक डे नहीं चाहिए. हमें बेसिकली अपने बच्चों की ब्रिंगिंग अप में थोड़ा चेंज चाहिए, जिसमें हम उनमें कल्चरल वैल्यूज डालें और लड़कों को लड़कियों से बराबर ट्रीट करें. जो हमारे यहाँ कल्चर हो गया ना कि लड़के आगे हैं लड़कियों से, वो गलत हो गया. नहीं तो आप ये देखो, नॉट वेरी ओल्ड हिस्ट्री, रानी लक्ष्मीबाई थी, सब लोग थे, पूरा हिम्मत से अपने लड़ी. और आज के परिवार में हम लोग, हमारी क्लास में फिर भी वुमेन दे नीड एम्पावरमेंट. लेकिन जो लोअर तबका है उनको नहीं चाहिए. कमाने वाली वो हैं, घर चलाने वाली वो हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के पैसे देने वाली वो हैं. लेकिन क्योंकि सोशली वैसे हम इतना ज्यादा वो हो गए, उनके अंदर हो गए कि हमें लगता है कि women cannot do anything. उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट हुई तो उसको सेलिब्रेट करा. बट यहाँ तो राज ही लेडीज का चलता था, बिकॉज मल्टी दिस थिंग ना, मल्टीटास्क कर सकती हैं. जो लेडीज कर सकते हैं मल्टीटास्क, आप और मैं हैं, हम घर भी चलाते हैं, बाजार भी देखते हैं, हस्बैंड का खाना भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बट और घूम भी रहे हैं. सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क एट वन गो, whereas the males cannot do it. So आई विश कि हमें इंडिया में वुमेन्स डे सेलिब्रेट ही ना करना पड़े. एवरी डे हमारे को एम्पावर क्यों करना है? हमें इतनी शक्ति है. ये हमारे सामाजिक वो है कि हमने अपने पोर्टफोलियोज डिवाइड कर रखे. बेसिकली हम मल्टीटास्किंग है, इसलिए वी कैन टेक केयर ऑफ द होम. मेन कैन नॉट टेक डू मल्टीटास्किंग. तो वो अपने एक काम करा, गए ऑफिस, कमा के लिया, दैट्स इट. उनसे दूसरा काम बोल दोगे, उनके बस की नहीं है. सो विमेन ऐसा, जैसे आपने बोला कि बेटियां इस चीज का एडवांटेज भी लेती हैं कि हमने सिखा रखा है अपने बच्चों को. जरा सा हमें याद है, लड़की को पैर भी लग जाता था तो हम उसको ढोक देते थे. आज भी हमसे गलती से अपने लड़की को पैर लग जाता है तो हम उसको ढोक देते हैं. इतना हमारे में इनबिल्ट है ये. और विमेन्स डे का जहां तक है, ये जो सिर्फ ये जो लड़कों की ब्रिंगिंग अप में जो रेप्स वगैरह शुरू हुए, इसमें गड़बड़ है.
लड़कियां कमजोर नहीं है। मैं इस पे भी एक बात बताना चाहती हूँ। जिस ढंग से हमें बताया जाता है कि वी आर द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हम सिर्फ इनकी एक हेडलाइन पे चले जाते हैं, पर अगर आप अंदर जाके एग्जामिन करें और पूरी स्टैटिस्टिक्स अगर निकाल के देखें, हम लोग टॉप 100 में भी नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन दिस का इज तादाद है बिकॉज वी आर नॉट गिवन सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। पहले हमारे एजुकेशन में था। क्यों ये कोणार्क टेम्पल बना है, क्यों ये मैं पॉइंट दूसरा बोल रही हूँ कि हमें गलत प्रेजेंटेशन दी गई है। हम नहीं है रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1, गलत स्टैटिस्टिक्स बता के, क्योंकि हम लोग होमवर्क नहीं करते, हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग डेप्थ तक नहीं जाते। अगर हम न्यूज की डेप्थ तक जाएंगे तो पता लग जाएगा इट इज जस्ट फॉल्स हेडलाइंस। दिस इज डिलिबरेटली डन टू डिमीन आवर ग्रेट नेशन। नहीं है ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ, और इक्का दुक्का केसेस भगवान ना करे हर जगह ही होते हैं। गर्ल्स हैव टू बी टॉट टू बी सो स्ट्रॉन्ग। अपनी सेल्फ डिफेंस उनको आना चाहिए, अपने आप को बचा के चलना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और हर तरह से अलर्ट और अवेयर के कोई छू के देखे मुझे, तो वो शक्ति हमें हर स्त्री के अंदर जगानी है। तो शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र तो हम पढ़ ही रहे हैं जो हमें बहुत मजबूती और जो हमें बहुत स्ट्रेंथ सिखाते हैं, और शस्त्र यानी सेल्फ डिफेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारे सारे देवी देवता शास्त्रों के साथ हैं। any and every deity have their own weapons। तो हम लोगों के पास क्या वेपन्स हो सकते हैं? सेल्फ डिफेंस का, अपनी डिफेंस को, अपनी बॉडी को, मेरी टेरिटरी को कोई लांघ नहीं सकता। मजाल है कि कोई मुझे कर जाए। तो हर लेडी, हर लड़की, हर वुमन ने, चाहे जो मर्जी है, जो 50, 60, 70, तो वो तब पॉसिबल है जब छुटपन से शुरू करें, और उसको इतनी शक्ति दी जाए कि मेंटली तो तुम स्ट्रांग हो ही, फिजिकली भी तुमको अपने आप को उस लेवल का बनाना है कि कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो जब हमारी घर की हर लड़की दुर्गा बन जाएगी, अपने आप ये विमेंस डे हर रोज हो, एवरी सिंगल डे। आई वॉन्ट टू एड समथिंग टू इट। ये एक्चुअली में पुरुष प्रधान बना के, ये एक्चुअली मेल्स ने जो अपना वो करा है ना, अगर हम इसका यही स्टिग्मा ही हटा दे, रेप हो गया यार, नथिंग। अब ये जितनी आप देखो, जितनी भी रानियां, इनके शादी से पहले सबके बच्चे, महाभारत उठा लो, रामायण उठा लो, मतलब इट इज नॉट टेकन एज अ स्टिग्मा। अगर आप उसको स्टिग्मा ही हटा दो कि क्या उसमें लेडी की क्या गलती है, इट इज जस्ट दैट कि वी हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, दैट डज नॉट मीन कि हमारे में एक स्टिग्मा, ये गलत चीज है। इफ समबडी इज फोर्सफुली एंटरिंग यू, इट्स नथिंग इन योर हैंड। तो ये स्टिग्मा ही अगर हमारे सोशल उसमें से हट जाएगा, तो विमेन इज नॉट एट ऑल वीक। विमेन इज, किस चीज के लिए हम वीक बोलते हैं? इसी चीज को आके हमें कहते हैं ना कि विमेन इज वीक। संस्थाएं हमारी जैसी जो देदीदी फाउंडेशन कार्य कर रही हैं, हर स्तर पे जो कार्य कर रही हैं, जैसे हम शास्त्रों के पे तो कर ही रहे हैं, तो हम जैसे संस्थाओं को अग्रणी भूमिका निभानी है इसी बात में कि जो द पॉइंट दैट यू जस्ट मेड, वो स्टिग्मा है। वो स्टिग्मा अगर किसी ने दिया भी है, अगर हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, गॉड फॉरबिड अगर कोई लड़की उस स्थिति में आती है, तो उसको स्ट्रेंथ दें, उसको एम्पावर करके शी कैन गेट आउट ऑफ इट। बिकॉज खुद की अंदर की हीन भावना पहले खत्म करनी है। समाज जो बोलता है करता है वो बाद में, खुद के अंदर जो हम में स्वयं में भर जाती है, वो कम करने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं, हम एम्पावर कर सकते हैं। एंड जिस तरह से डिस्कशंस जब ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं, तो 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 ऐसे कर करके भी चेंजेस आते जाते हैं धीरे धीरे। जैसे हमने रामायण में भी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा सीता को कोई वो नहीं था मन में कि मैं पर पुरुष के महल में रह के आई हूँ। इट वॉज, जो हमने रामायण अभी तक पढ़ी, वाल्मीकि रामायण के एंड में तो हम बाद में आएंगे, उसमें ये दिखाते हैं कि राम को बोला कि तुम्हारी बीवी तो कहीं और है क्या, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। तो भी दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा। सीता herself never had any हीन भावना कि मैं किसी के महल में रह के आई। This Uttarkand is a shepak. So once we come to Uttarkand, so we are going to invite an author who has written on this extensively and कैसे रिसर्च करा, और हम स्वयं देखेंगे क्योंकि हम खुद अध्ययन कर रहे हैं ना। तो जहाँ पे एक कंक्लूजन हो गया कि हाँ यहाँ पे इति हो गई, और उसके बाद से नए सिरे से एक चैप्टर जोड़ दिया गया और शुरू वापस कर दिया। जो श्लोक, जैसे मैं पूर्णमता करती हूँ जब श्लोक एंड में, तो मतलब यहाँ पे वो सेशन खत्म हो गया। अब पूर्णमता के बाद एक नया चैप्टर अगर डाल दूं और वो उस चैप्टर का मतलब पूरा विपरीत हो इस पूरे मेरे टॉक से, कि मैंने जो भी कुछ उस पूर्णमता के बाद बोला है वो बिल्कुल उल्टा है मेरे पूरे टॉक से, तो समझ आ जाता है कि लैंग्वेज भी वो नहीं है। इस शेपक का जो जोड़ा गया है उसकी दृष्टि ही
खत्म करने, उसको पोल्यूट करने के लिए। समथिंग लाइक दिस हैज बीन डन। व्हेन वी कम टू दैट वी विल एनालाइज। एंड जो सीता का पॉइंट मैं एक और बताना चाह रही थी, एंड विद दैट विल वाइंड अप लिटिल अर्ली टुडे। तो जो सीता का रोल है, जो हम टेलीविजन सीरियल्स में देखते हैं ना, तो सीता को बहुत ही वीक, एक रोने वाला कैरेक्टर, और कोई उसमें अपनी पर्सनालिटी और कुछ ऐसे नजर नहीं आया था मुझे, तो जितना मुझे ध्यान है। परंतु जब वाल्मीकि रामायण का हम अध्ययन करते हैं, सीता कम्स अक्रॉस एज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वुमन, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। शी नोज हर माइंड। रावण को किस तरीके से वो टैकल करती है, आप खुद सोच के देखिए कि भगवान न करे आप लंका में हैं, सब राक्षसों से घिरी हुई हैं, और एक ऐसा राक्षस है जो कॉन्स्टेंटली, और जो राजा है कॉन्स्टेंटली एडवांसेस कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपको रुपए पैसे कपड़े जेवर से प्रलोभन दे रहा है, एंड आप रॉक की तरह खड़ी हैं। आप में इतनी शक्ति है कि वो डरता है आपसे। जब तक आप हाँ नहीं बोले, वो आपके साथ जबरदस्ती कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो, अगर वो सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है तो वो हमारी सीता में है। जो जिस तरीके से सीता टैकल करती हैं राम को, लक्ष्मण को, अपने ये रिलेशनशिप्स को, अपनी सासों को, शी हैज कम अक्रॉस एज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो जब हमें कहा जाता है कि तुम कोई सीता थोड़ी हो, तुम रोती, इन द सेंस हमारे ही शास्त्रों को नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करके, और हमें कहा जाता है कि तुम्हारे शास्त्रों में कुछ है नहीं, तुम्हारे रामायण और महाभारत में कुछ है नहीं, इसीलिए हमारे पूरी जनरेशन्स ने छोड़ दिया इसको पढ़ना, और हम अपने ही ज्ञान से वंचित रह गए। तो अगर अब हमें हम लोगों को आगे उठना है, तो हमें शास्त्रों की तरफ तो जाना ही है। इन जो कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रेड हैं, जो राम है, सीता है, हनुमान है, इनसे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं। विभीषण और राम की क्या ट्यूनिंग थी। अब जैसे आज माल्यवान है, माल्यवान तो राक्षस नाना है, और माल्यवान कैसे अपने दोहित्र को, अपने ग्रैंडसन को बता रहा है क्या करो क्या नहीं करो, कैसे करो कैसे नहीं करो। तो दिस इज अ लर्निंग दैट यू ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम आवर ओन शास्त्र। और इतिहास उसी रोल को फुलफिल करता है। क्या कहते हैं वंदना मैम, आपका क्या है? आप म्यूट पे हैं। हाँ, मैंने अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ, घर में आवाज आती रहती है ना। नहीं, मुझे इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है। मैंने जो मैं बोलना चाहती थी बोल भी दिया अबाउट द विमेन्स टीम। ठीक है। तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। हम युद्ध कांड के ऊपर हैं। युद्ध कांड में अभी वॉर नहीं शुरू हुआ है, उससे पहले ही चल रहा है। पहले की डेवलपमेंट्स है, कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, कैसे दोनों आर्मीज कैसे प्लान कर रही हैं। इतना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है वाल्मीकि जी ने। और हमें ये अंग्रेज व्हाइट इंग्लिशमैन और ब्राउन इंग्लिशमैन बताते हैं कि ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी अगर होती, ये सारा फॉल्स होता, तो इतने इलेबोरेट वे में नहीं लिखा होता। एवरी सिंगल डिटेल इज आउटलाइंड। कौन सी ट्रीज, कौन से रिवर्स, क्या ज्योग्राफी, कौन से लोग, एक एक नाम। अभी तो मैंने आज सिर्फ राम की सेना के थोड़े से नाम पढ़े हैं, पूरे राक्षस रावण की सेना के भी पूरे नाम हैं। कौन से कैसे कैसे राक्षस क्या क्या करते थे, उनके क्या रोल्स असाइन थे, राम ने इनको क्या रोल्स असाइन करे। तो it's a beautifully written text. तो I rather we motivate everyone to open your पहली बात तो वाल्मीकि रामायण मंगाइए। हमारे घरों में होती भी नहीं है। अगर हमारे घरों में ही हमारे ग्रंथ नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे जुड़ेंगे, अगर हम ही नहीं जुड़ेंगे अपने ग्रंथों से। और ग्रंथ को मंगवाइए, उसको लाल कपड़े में बांध के, अगरबत्ती और दिया नहीं दिखाना है, उसको खोल के और पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसे ग्रहण करना है, उसके वैल्यूज को, उसके मीनिंग को, उन्हें जीना है और अपने बच्चों को आगे देना है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। सैटरडे को हमारा वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम होगा, जिसमें भी हम वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं। वहां पे हम बहुत शुरू में हैं, और हमने अभी बालकांड शुरू ही करा है। जो बहुत डिटेल वे में स्लाइड शोज के साथ देखना चाहते हैं, आप हमारे साथ सैटरडेज को जुड़िए, और ट्यूजडेज को हमारा स्वाध्याय होगा ही होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।